विद्यार्थियों, मैं रविशंकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 11 हिंदी कोर की ऑनलाइन कक्षा लेकर के। कक्षा 11 में हिंदी की 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक आरोह और दूसरी वितान। आरोह पाठ्य पुस्तक के 2 भाग हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। पद्य कविताएं, काव्य। गद्य खंड में पहला चैप्टर है, पहला पाठ है नमक का दारोगा। पहला पाठ है नमक का दारोगा और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अब मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी को पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था सन 1880 ईस्वी में बनारस के एक गाँव लम्ही में। इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जब ये छोटे थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। ये गरीब परिवार से थे, इनके घर में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। इनकी शिक्षा बीए तक हुई और बीए के बाद में इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। उसी समय इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया, गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था। तो इन्हें अपने नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। असहयोग आंदोलन के समय ही साथ साथ ये लेखन का कार्य भी करते रहे, उपन्यास कहानियाँ लिखते रहे और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने उस समय के जिस परिवेश को देखा, जो अनुभव किया, उसी को अपनी कहानियों में उतार दिया, उसी को अपने उपन्यासों में उतार दिया। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ भी लिखी हैं और कुछ पत्रिकाओं में भी कार्य किया है। अब इनकी कहानी देख लेते हैं क्या है नमक का दारोगा। देखिए, कहानी काफ़ी बड़ी कहानी है और अच्छी कहानी है। मैं आपको इस कहानी का सारांश बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हैं मुंशी बंशीधर। जो चित्र आप देख रहे हैं ये हैं मुंशी बंशीधर, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। मुंशी बंशीधर के पिताजी हैं, जो हैं वृद्ध मुंशी जी जिनको लोग कहते हैं बूढ़े हैं। और इस कहानी में एक पात्र हैं पंडित आलोपी दीन, जो खलनायक की भूमिका में है। अब देख लेते हैं कहानी। देखिए, नमक का एक नया विभाग बनता है। नमक के व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। जब नमक का विभाग बनाया जाता है तो नमक पर कुछ टैक्स और उसके स्वतंत्र व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। तो लोग जो नमक के व्यापारी हैं वह अपना व्यापार चलाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। इसलिए जो नमक का एक विभाग का एक पद था, नमक का दारोगा का पद था, जिस पद के लिए ऊंचे नौकरियों वाले अच्छी नौकरियों वाले भी ललचाते थे। जैसे कि जो वकील थे वह भी ललचाते थे नमक के दारोगा पद के लिए। पटवारी भी इस पद के लिए ललचाते थे। इस पद के लिए सभी का जी ललचाता था, क्योंकि इस पद पर ऊपरी आमदनी अधिक थी, क्योंकि लोग रिश्वत देते थे। इस पद के व्यक्ति को ऊपरी आमदनी अधिक थी। यह वह समय था जब लोग प्रेम की कथाएं और श्रृंगार के काव्य पढ़कर सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाते थे। पढ़ाई लिखाई को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, जो कहानी के नायक हैं,
मुंशी बंशीधर जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता ने समझाया, जब ये घर से नौकरी के लिए जा रहे थे मुंशी बंशीधर, तो इनके पिता ने समझाया कि हम पर बहुत कर्ज हो गया है। कि जो मुंशी बंशीधर का परिवार था काफ़ी गरीब परिवार से थे, उनके परिवार पर काफ़ी कर्ज हो गया था। लड़कियां, वो कहती हैं मुंशी बंशीधर के पिताजी वृद्ध मुंशी जी कि लड़कियां जो हैं हमारी घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां शीघ्र जल्दी बढ़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि वे कब विवाह के योग्य हो गई। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना। मैं तो कगारे का वृक्ष हूँ। और कहते हैं वृद्ध मुंशी जी कि मैं तो कगारे का वृक्ष हूँ। कगारे का वृक्ष मतलब जिसका अंत समीप हो। बूढ़े हो गए थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और कहते हैं वृद्ध मुंशी जी कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, कि पद की ओर ध्यान मत देना कि पद कितना ऊंचा है कितना नीचा है, क्योंकि पद तो पीर का मज़ार है। पद की तुलना किससे करती हैं वे? पीर का मज़ार से। क्योंकि जो पीर का मज़ार होता है, पीर का मज़ार मतलब आप जानते हो कि मज़ार के बारे में, लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ठीक। तो वो कहते हैं वृद्ध मुंशी जी कि पद तो पीर का मज़ार है, वहाँ तो चढ़ावा आता ही रहता है, लोग रिश्वत दे। उनका कहने का मतलब था कि कोई सा ही पद हो, रिश्वत तो आती है। अब कहते हैं ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। वो कहते हैं वृद्ध मुंशी जी कि जो मासिक वेतन होता है वह तो पूर्णमासी का चांद होता है। पूर्णमासी मतलब महीने में जब लास्ट दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, एक दिन मतलब। तो कहते हैं कि जो मासिक वेतन होता है माह में एक बार मिलता है, और वह धीरे धीरे घटते घटते पूर्णमासी के बाद में चंद्रमा धीरे धीरे घटता रहता है। तो वो कहते हैं कि जब वेतन महीने में एक बार मिलता है और वह कम होते 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 एक दिन समाप्त हो जाता है। तो मासिक वेतन की तुलना की है वृद्ध मुंशी जी ने पूर्णमासी के चांद से। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें सुनी और घर से चल दिए। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद का भार उन्हें मिल गया। दारोगा पद पर नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा था, ऊपरी आमदनी भी अच्छी थी। वृद्ध मुंशी जी मतलब मुंशी बंशीधर के पिताजी को जब समाचार मिला तो फूले न समाये, मतलब बहुत प्रसन्न हुए। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। पड़ोसियों को बहुत जलन हुई। आगे देख लेते हैं कहानी। 6 माह के समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से अफसरों का विश्वास हासिल कर लिया। मतलब उन्होंने जो अधिकारी थे उच्च इनसे सीनियर, उनका विश्वास शीघ्र ही हासिल कर लिया, उन्हें अपने विश्वास में ले लिया। अब एक दिन की घटना है। जाड़े के दिन थे। उनके दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। दारोगा जी सो रहे थे। आँख खुली तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह कौन? जो नाव चलाते हैं। वह समझ गए ज़रूर कोई गोलमाल है। उन्होंने वर्दी पहनकर घोड़े पर सवार होकर नदी के पुल के समीप पहुँचे। वर्दी पहनी उन्होंने और घोड़े पर बैठे और नदी के पुल के पास पहुँच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई देखी। पूछने पर जब पता चला कि गाड़ियां दातागंज के पंडित आलोपीदीन की हैं। जब उन्होंने किसी गाड़ीवान से पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां दातागंज के पंडित आलोपीदीन की हैं। आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिला कानपुर। यह पूछा उन्होंने जब कि इसमें क्या है, जब उन्होंने यह पूछा कि इसमें क्या है इन गाड़ियों में, तो सन्नाटा छा गया, किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी से सटाया और स्वयं देखा तो उसमें गाड़ियों में नमक भरा हुआ था, नमक लादा हुआ था। दारोगा जी ने, मुंशी बंशीधर ने आलोपीदीन को बुलवाया। आलोपीदीन सजीले रथ पर आए।
जो पंडित अलोपीदीन थे धन पर बहुत विश्वास रखते थे कि धन से सब कुछ संभव है, धन से किसी को भी अपने बस में किया जा सकता है, किसी को भी जीता जा सकता है। उनका धन पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को धन का लालच दिया। मुंशी जी पर धन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। पंडित अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहे थे वह पैरों के नीचे खिसकती हुई प्रतीत हुई। अलोपीदीन धन की बोली बढ़ाते रहे पर बंशीधर अडिग रहे। पंडित जी ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। मुंशी बंशीधर ने एक पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए मुंशी बंशीधर ने जिस कांस्टेबल को भेजा वह हृष्ट पुष्ट था। जब वह पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़ा तो पंडित अलोपीदीन मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब यह समाचार रात भर में हर जगह फैल गया। सुबह होते ही हर व्यक्ति के मुंह, हर बच्चे के मुंह, हर बूढ़े के मुंह यही बात थी कि पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार हो गए। अब देखिए, अब उनको जो मुंशी बंशीधर थे वह अदालत लेकर के जाते हैं। अदालत में वकील, चपरासी, हर अधिकारी सारे पंडित अलोपीदीन के पक्ष में थे, क्योंकि वह किसी न किसी तरह से उनके ऋणी थे, उनसे रिश्वत लेते थे, इसलिए वह सभी उनके पक्ष में थे। इसलिए जो मुकदमा था ज़्यादा दिन नहीं चला और शीघ्र ही मुकदमा समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, सभी सबूत भ्रमात्मक हैं। एक बड़े भारी आदमी हैं, जो मुंशी पंडित अलोपीदीन थे, एक बड़े भारी आदमी हैं, थोड़े से लालच के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते, यह कल्पना के बाहर है। इस तरह का फैसला डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। 1 सप्ताह बीता होगा, उन्हें पद से हटा दिया गया। और जब वह घर गए, मुंशी बंशीधर जब घर गए तो उनके बूढ़े पिता मुंशी जी उन पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम पंडित अलोपीदीन से धन ले लेते तो तुम्हारा पद भी बना रहता और धन भी आ जाता, तुम्हें क्या नुकसान, ऐसा क्यों नहीं किया तुमने। इस तरह से वृद्ध मुंशी जी ने पंडित अलोपीदीन से धन न लेने की बात पर बहुत गुस्सा हुए। वृद्ध मुंशी जी ने मुंशी बंशीधर पर बहुत क्रोध किया। उनकी पत्नी ने भी बहुत दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। मुंशी बंशीधर की पत्नी ने भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। एक दिन बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय द्वार पर पंडित अलोपीदीन का रथ आकर के रुका। मुंशी जी ने स्वागत किया।
पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, उस रात आपने अपने अधिकार से मुझे हिरासत में लिया था। आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अधिकारी देखे, लेकिन आपके जैसा कोई धर्म पर अडिग रहने वाला सत्यवादी कोई पुरुष नहीं देखा। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। अब पंडित अलोपीदीन ने एक स्टाम्प निकाला जिस पर मुंशी बंशीधर को पंडित अलोपीदीन की सारी संपत्ति के मैनेजर के रूप में नियुक्ति का आदेश था। पंडित अलोपीदीन ने कलम लिया और मुंशी बंशीधर को दिया और कहा कि अब ज़्यादा सोच विचार ना कीजिए, इस पर दस्तखत कीजिए। यह देखकर सुनकर मुंशी बंशीधर भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और पंडित अलोपीदीन ने उनको गले लगा लिया। इस तरह से कहानी समाप्त होती है। अब इस कहानी में देखिए, भले ही मुंशी बंशीधर मुकदमा हार गए थे, पंडित अलोपीदीन को सज़ा नहीं दिला पाए, लेकिन बाद में पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें मैनेजर का पद दिया। तो यहाँ पर सत्य की ही जीत हुई, धर्म की ही जीत हुई। इस तरह से कहानी समाप्त होती है।